नाज़रीन, जो हो रहा है आखिर वो सब कहां जाकर रुकेगा? केस बना लिए गए, गिरफ्तारियां कर ली गई, वफादारियां बदलवा ली गई, किसी सियासी फरीक को माइनस कर दिया गया, किसी सियासी फरीक को तहलील कर दिया गया, अपनी राय जाहिर करने वाले खामोश भी करवा दिए गए। तो फिर क्या होगा? ये सिलसिला आखिर कहां जाकर रुकेगा? क्योंकि इस सियासी इंतशार से मईशत तार तार हो रही है और एक आम पाकिस्तानी के लिए मईशत सियासत से बड़ी हकीकत है। मुझे ये बता दे कि अच्छा -1 कर दे इमरान खान को, इससे पाकिस्तान का ये फायदा है, वो भी मुझे बता दे, मैं -1 होने के लिए तैयार हूं। मुल्क तो ना मेरा तबाह हो। मईशत का जो हाल है वो मायूस कुन है, परेशान कुन है। इस साल पाकिस्तान की तरक्की की शरह सिर्फ 0.2% रही है। हालांकि GDP का हदफ 5% तय किया गया था। सनती शोबे की तरक्की के लिए 6% का हदफ तय किया गया था, लेकिन यह तरक्की हुई है -3%। मुल्क में महंगाई 45% है। एक साल के दौरान गैस 108% महंगी हुई, आटा 90%, पेट्रोल की कीमत में 80% इजाफा हुआ। एक साल के दौरान बिजली की कीमत मजमूई तौर पर 50% बढ़ी है। जब तवानाई की कीमत बढ़ेगी, आटे की कीमत बढ़ेगी और कमाई नहीं बढ़ेगी तो यह सिलसिला कहां जाकर रुकेगा? सियासत हकीकत है, लेकिन अवाम की भूख इससे बड़ी हकीकत है। इन्होंने बच्चों के नवाले छीन लिए, इन्होंने कब्रों में नहीं जाना, खुदा का खौफ नहीं है लोगों में। क्या इन गरीबों का क्या करेंगे ये लोग? या तो ऐसा करें हमें मार दें, आप खुद याशियाँ करें। मेरियां 4 बेटियां हैं, क्या बताएं आपको किस तरह हमारी गुजरती है। क्या हम उसका पढ़ा सकते हैं अपने बच्चों को? बच्चों को पढ़ाएं, उनके लिए अच्छे रिश्ते कहाँ से लेकर आए अगर वो पढ़ेंगी नहीं तो? हमारे भी कुछ अरमान है यार। अवाम को पत्थर दे दें, कुछ तो खाने को मिल जाए। अवाम बहुत परेशान है। लंडे का बिजनेस करता था, अब इधर अड्डे पर खड़ा होकर मेरी जवान बेटी है जो दिल की मरीज है, हमारे पास इतना पैसे नहीं है हम उसका इलाज करवाएं। जवान बेटी है, मैं उसकी शादी नहीं कर सकती। मैं जहेज खरीदूं, किराया मकान का दूं या बिल पे करूं, या मैं कोठियों में जाकर काम करके मैं अपने घर का पूरा करूं। लानत है ऐसी हुकूमत में और लानत है हमारे जैसे लोगों में। हम इनको वोट देते आगे लाते हैं। इनके दिल से निकली हुई चीखों को सुनिए और एक लम्हे के लिए सोचिए, क्या इस बूढ़ी औरत को, क्या उस रक्शे वाले को जिसकी 4 जवान बेटियां हैं, क्या उसको एक लम्हे के लिए भी फिक्र होगी कि मुल्क की सियासत कहां तक पहुंची है? कौन क्या फैसला सुनाने जा रहा है? कौन किस पार्टी से निकल के किस जमात में जा रहा है? अवाम की सदाएं सुने और बताएं कि मुल्क में जो कुछ हो रहा है इससे अवाम को क्या फायदा हो। अस्करी अमलाक पर हमले इंतहाई काबिल मजम्मत, जिम्मेदारों को कटहरे में लाएं, जरूर लाएं और कड़ी सजा भी देना जरूरी है, लेकिन आम पाकिस्तानी की जिंदगी मुश्किल में डालने वालों, जिंदगी अजरन करने वाले जिम्मेदारान का तयन करना उससे ज्यादा जरूरी है। पाकिस्तानी अवाम को जबर का मौसम भी कबूल सही, मगर यह माशी जबर कब तक और क्यों? मुल्क के तमाम स्टेक होल्डर्स को मिलकर बैठना होगा नाजरीन, और वो फैसले करना होंगे जो अवाम की तकलीफ से, उसको उस तकलीफ से निकाल सके। माशी मसाइल का हल भी सियासी बातचीत में ही है। सियासी मसाइल का हल एक डायलॉग के जरिए, एक पॉलिटिकल डायलॉग के जरिए किया जाए, और वो पॉलिटिकल डायलॉग बैठ के आपस में कॉम्प्रोमाइज करके, रिकंसिलिएशन करके वो रास्ता निकालें जो सियासतदानों का काम होता है। और जाहिर है इसमें तमाम सियासी पार्टियां बशमूल तहरीक इंसाफ की जिम्मेदारी बनती है कि वो इस जिम्मेदारी को पूरा करें। तो जिस बाप के पास बच्चों के दूध के पैसे नहीं, जिस माँ के पास बच्चों को खिलाने के लिए रोटी नहीं है, जिस बीमार के पास इलाज के लिए दवा के पैसे नहीं है, इसे सिर्फ अपनी ग़िज़ा और दवा से मतलब है भाइयों। इसे सियासतदानों के बयानात और बयानियों से कोई मतलब नहीं है। मुल्क की सियासत में इंतशार का सिलसिला आखिर कहीं तो रोकना होगा, कोई तो उसको आकर रोकेगा ना। बात करेंगे, हमें ज्वाइन किया है जनाब काजी सईद साहब ने, सीनियर सहाफ़ी, तज़्ज़िया-निगार। सर बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। हमें एंकर पर्सन तज़्ज़िया-निगार फरवा वही साहिबा ने। फरवा, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। हमें ज्वाइन किया है लॉ एक्सपर्ट पाकिस्तान बार काउंसिल से हारून रशीद साहब ने। सर आपका बहुत शुक्रिया कि आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। काजी साहब, आगाज आपसे करता हूँ। सर, डज दिस मीन एनीथिंग टू एनीवन इन पाकिस्तान? मैं अशराफिया की बात नहीं कर रहा सर, एक आम आदमी की बात कर रहा हूं। और जब मैं आम आदमी की बात करता हूं तो वो आप और मैं भी हैं, वो फरवा भी हैं, वो हारून रशीद साहब भी हैं। सर, पेट्रोल डलवाना होता है, दफ्तर आना होता है, फीस देनी होती है बच्चों की, ये है मिडिल क्लास के मसाइल। अब आ जाए लोअर, उससे भी नीचे तबके के ऊपर, उससे रोटी खानी होती है बस सर्वाइव करने के लिए, जिंदा रहने के लिए। वो सर्वाइवल भी उसके लिए मुश्किल कर दिया गया है। काजी साहब देखें, मैं जब दफ्तर आता हूं कभी तो मैं देखता हूं कि एक बाइक पे मियां बीवी तो होते हैं, 3 बच्चे भी होते हैं और कभी कभी सास भी बैठी होती है।
यानी यहाँ आपको बड़े ऐसे मनाजर नजर आते हैं, मगर इसमें सबसे जो दुख की बात है वो ये है कि जितनी भी पॉलिटिकल फोर्सेस आपस में इस वक्त दस्त पर गिरबां हैं, उनकी अगर आप मंशूर खोल के देखें तो कोई फंडामेंटल डिफरेंस नहीं है। मतलब पीटीआई ये कहती है जी कि जनाब ये करप्शन की वजह से है। अच्छा, करप्शन तो पिछले 3.5 साल भी रही, वो तो खत्म नहीं हुई। लेकिन बात यह है कि क्या जो आखिरी जो बड़ा मंशूर था जिससे अब दामन छुड़ा लिया है पीपल्स पार्टी ने, जो जुल्फकार का मंशूर था, उसकी तरफ जाते हुए उसका ऐसे लगता है जैसे वो कोई ताउन की बीमारी है, खुदा ना खास्ता। वो खुद भी अबंडन कर चुके हैं। अब मैं आपको अर्ज करूं, इस मुल्क में 5 करोड़ मेहनतकश रहते हैं और अगर फी घराना 4 लोग भी हम काउंट करने से ज्यादा होंगे तो 20 करोड़ की आबादी है। ये ना आपकी पॉलिटिकल डायलॉग में कहीं जो है फिगर करती है, ना आपके मंशूरों में फिगर करती है। आप तमाम की तमाम पार्टियां एक जो मार्केट फंडामेंटलिज्म है उसमें हैं। आधे 1/3 सरमायादार एक पार्टी में बैठे हैं, 1/3 एक में बैठे हैं, और बुनियादी तौर पर यह पॉलिटिकल सिस्टम और ये जो मैशत है ये एक ही तबके के मफादात की निगहबानी करती है। आप मुझे बताएं, आपने मुझे ये शॉर्ट सुनवाए, क्या पैसे हम रोज करते हैं? किसी के फंडामेंटल राइट्स जो है वो किसी पार्टी पर जुल्म नहीं होना चाहिए, जो कानून और रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं उसकी अहमियत को कम कर रहा हूं, मगर सवाल ये है कि हम इस इशराफिया की जो लड़ाइयां हैं, इन लड़ाइयों में हम इनके पीछे जो है लेला बन के फिरते रहेंगे। हाँ, हम ईंधन है सर, आप सही कह रहे हैं। और अभी सूरत हाल ये है, मैं फरवा आपकी तरफ आता हूं, मुझे ये मंतक समझने में ना अभी तक बड़ी दुश्वारी हो रही है कि एक जमात कह रही है इलेक्शन अभी करवाओ, एक कह रही है अक्टूबर में करवाओ। अभी होते हैं तो फौरी तौर पे केयर टेकर सेटअप आएगा, 3 महीने के बाद इलेक्शंस होंगे। अगर अक्टूबर में होते हैं तो कम से कम 3 महीने पहले केयर टेकर सेटअप आएगा, और होगा ये कि कम से कम 2 महीने रह जाएंगे हुकूमत के पास हुकूमत करने के लिए, क्योंकि उसके बाद उनको केयर टेकर सेटअप देना होगा। 2 महीने में हुकूमत क्या कर लेगी, और 2 महीने पहले अगर इमरान खान आ जाए तो वो क्या कर लेंगे। और ये सारी लड़ाई जो लड़ी गई है, जिससे भट्ठा बिठा दिया मैशत का, डॉलर मुझे बता रहे थे कि आज 305 रुपए का हो गया, तो ये इनको कोई एहसास नहीं है फरवा। ये इलेक्शन का जल्दी होना देर से होना आवाम को कोई इससे कोई लेना देना है इससे? देखिए, वो पहले कहते थे कि कौन बनाएगा पाकिस्तान, आजकल मुझे लगता है कि ये नारा तब्दील होके हो गया कि किस किस से बचाएंगे पाकिस्तान। देखिए, पाकिस्तान की जो अशराफिया है या पाकिस्तान के जो हुक्मरान है, चाहे इक़्तिदार के अंदर है या इक़्तिदार से बाहर है, जो सिचुएशन इस वक्त बनी हुई है शाह साहब, उससे ये मालूम होता है कि तमाम लोग ही जो इक़्तिदार में रहे हैं और जो इक़्तिदार से बाहर है, उनको सिर्फ एक ही चीज से प्यार है, वो इक़्तिदार है। वो है गुड बुक्स में आना, वो है एक पेज पे खड़े रहना, वो है कि कौन पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन करेगा, लेकिन बचाएगा कौन, इस पे कोई बात नहीं कर रहा। यानी एलसीज हमारी खुल नहीं रही हैं। डॉलर आपने बता दिया कि 300 को वैसे ही क्रॉस कर चुका है। पेट्रोल आप भी डलवाते हैं, मैं भी डलवाती हूँ, ज़ारा काजी साहब भी डलवाते हैं, हारून साहब भी डलवाते होंगे, गरीब बंदा भी डलवाता है, जिसकी बाइक है, जिसने काम करना है, उसका हाल देख ले। अब उससे सारी चीजें लिंक्ड हैं, आपके खाने पीने की चीजें लिंक्ड हैं, तो उस पर अभी तक स्मोक स्क्रीन बनी हुई है, कोई बात नहीं कर रहा। और उसकी बात ना करने की वजह यह है मौजूदा हुकूमत की कि अगर बात करेंगे तो फंस जाएंगे, और अगर फंस जाएंगे तो फिर जाहिर है कि वोट कौन देगा। बात करेंगे, मीडिया बात करेगा, आप और मैं सवाल उठाएंगे, जब सवाल उठाएंगे तो जवाब देने वाला कोई नहीं होगा। मतलब 20 लोग मौजूदा हुकूमत हर हुकूमत का ये भी काम है, हर हुकूमत का ये काम होता है। लेकिन अभी इन्होंने मसला बना दिया इलेक्शन का। पॉइंट ये है कि देखिए, बहुत सारी बुनियादी चीजें हैं कि जिसपे हमें बात करनी चाहिए, और हमें नहीं बात करनी चाहिए, हमारी अदालतों को बात करनी चाहिए। हमारी अदालतों को, हमारे कानून बनाने वालों को, कानून के मुहाफिजों को इस चीज पे गौर करना चाहिए। असेंबलियां टूटी इसलिए क्योंकि विफाक में इलेक्शन चाहिए थे, विफाक में इलेक्शन तो मिले नहीं। उल्टा ये हुआ कि जो असेंबलियां तोड़ी गई, तहलील की गई, उसमें भी इलेक्शन का रोला पड़ गया। अब उस इलेक्शन के ऊपर अगर डेट आ गई तो उस पर भी रोला पड़ गया। अब पॉइंट ये है कि बज़ाहिर तो इलेक्शन रोला है, मगर मेरे नजदीक सितंबर रोला है। पॉइंट ये है कि जो 10 साल का 15 साल का प्लान इमरान खान साहब बना रहे थे, मुझे खौफ और डर है कि वही प्लान मौजूदा हुकूमत भी बना रही है। अच्छा, आप देखें कि किस तरीके से इस पूरे सिस्टम से उन लोगों को माइनस करने के लिए हत्तल इम्कान कोशिश की जा रही है कि जो उस वक्त के उस प्लान में शामिल थे, जो 15 साल या 10 साल प्लान इमरान खान साहब के साथ बना रहे थे। अब बड़े तरीके से ये जंग लड़ी जा रही है,
और मैं इसमें बराबर का कसूरवार ठहराऊंगी दोनों पार्टीज को, क्योंकि मसला ये है कि इसकी शायद इमरान खान साहब ने शुरू की और उसको तूल जो है वो पीडीएम अपनी सूरत में दे रही है। अब मसला कहां पर है? मसला ये है कि जनाब आप प्लान तो बना लेंगे, मुझे बताएं, अरे भाई एक तस्वीर बड़ी वायरल कर रही है आजकल, आपने देखी है आज की तस्वीर वो जिसमें दो शख्सियात बैठी हुई है एक साथ, हाँ। मगर सियासतदान नहीं है उसमें। हाँ, तो नहीं। बात यह है कि वो तो वहीं पर हैं और वो हमेशा वहीं पर रहेंगे। आप कहां खड़े हैं? और आपको ये सोचने की बड़ी जरूरत है, क्योंकि आपने वोट तो महंगाई के ऊपर लेना है। फरवा ये तो इस पे ट्रेंड कर रही है और मैसेज ये चल रहा है कि ये पैगाम है सियासतदानों के लिए, ये बहुत बड़ा पैगाम है कि आप भी ऐसे बैठ जाएं। और ये सबसे बड़ा पैगाम तो इमरान खान के लिए है कि जिनको हर कोई, वो पंजाब के सबसे बड़े डाकू के साथ बैठ सकते हैं, जिसको उन्होंने चपरासी नहीं रखना था उसके साथ बैठ सकते हैं। बल्कि मजे की बात है ये दो रह गए हैं इस वक्त खान साहब के साथ, सिर्फ दो शख्सियात हैं, एक पंजाब का सबसे बड़ा डाकू और दूसरा वो जिसको उन्होंने चपरासी नहीं रखना था अपने साथ, और किसी के साथ बैठने को तैयार नहीं है। लेकिन सईद गनी साहब नहीं, अगर नून लीग बैठ सकती है तो ये क्यों नहीं बैठ सकते? एग्जैक्टली, नून लीग लोगों के साथ बैठ सकती है, जरदारी साहब के साथ बैठ सकती है। कैसे चलाते रहे हैं जरदारी साहब ने, कैसे चला रहे हैं? हाँ, मतलब पेट फाड़ के निकालना था उन्होंने पंजाब का पैसा जरदारी साहब के पेट से, उनके साथ बैठ के जाके। ये है ही नहीं ना, प्रॉब्लम तो इक़्तिदार है। अगर अवाम प्रॉब्लम होते तो फिर बैठ के बात कर लेते, टेबल टॉक हुई थी ना, कर लेते बात, कोई रास्ता निकाल लेते। लेकिन मसला ये नहीं है, मसला वो प्लान है जो बनाया जा रहा है कि किस तरीके से एलिमिनेट कर दिया जाए उन तमाम अनासिर को जो सपोर्ट कर रहे हैं किसी भी तरह ऑपोजिशन पार्टी। अच्छा, इस पे एक सवाल उठता है काजी साहब, मैं जो फरवा ने पॉइंट्स उठाए इन पे कुछ सवालात हैं। हम जो पहले अभी पीडीएम जमातें जो हैं ये तो वो है ना जो आजमाई हुई जमातें हैं, 30-40 साल से इनको आजमा लिया। लेकिन क्या इमरान खान भी आपको उसी लकीर के फकीर नजर आते हैं या उसी अशराफिया का हिस्सा नजर आते हैं कि जिनके मतबा नजर सिर्फ इक़्तिदार है? देखें, जब मेरी एक दो मुलाकातें हुई खान साहब से तो मैंने यही सवाल किया था, वहां पे फवाद चौधरी साहब भी थे, भट्टी साहब भी थे, कि जी एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस है। हाँ, अलबत्ता ये मैं जरूर कहूंगा कि हमें डॉलर 178 पे छोड़ के गए थे। मैं मौजूदा हुकूमत से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप ये तमाम मैशियत को उस मकाम पे ले जाएं जो 9 अप्रैल को थी। हम हमेशा जिंदगी में आपको ही वोट दिया करेंगे, क्योंकि हम देखें साइड नहीं लेते। सवाल ये है कि बुनियादी तौर पर यह भी एक बुर्जुआ पार्टी है और पैटी बुर्जुआ की पार्टी है, मगर हुआ क्या, इसका कोई साइंटिफिक एनालिसिस नहीं करता। हुआ यह है कि जो बेजारी थी इन दो ओलिगार्क से, ये डेमोक्रेसी नहीं थी, ओलिगार्की कहते हैं इसे अंग्रेजी में। और ओलिगार्की का मतलब होता है कि जो लोग जराए पैदावार पे काबिज हैं वो आपकी असेंबलियों पर भी काबिज हो जाते हैं। और भाई तीसरा दौर मिला तुम्हें, मार्शल लॉ ने तो हमें उजाड़ के रख दिया। वैसे बाय द वे मैं किसी मार्शल लॉ के हक में नहीं, शदीद मुखालिफ और दुश्मन हूं उसका, मगर उसके ग्रोथ रेट देख लो और अपनी हालत देख लो। जो अयूब खान का मार्शल लॉ था, जो सबसे ज्यादा कुट हमें जियाउल हक के मार्शल लॉ में पड़ी थी और सबसे बुरा हमें वही लगता है। मगर अपनी हालत तो देखो, ये तीसरा दौर है तुम्हारा, लड़ रहे हो और बुनियादी तौर पर असेंबली को और चंद खानदान और ये जितने हमारे मुअज़्ज़ज़ और मुक़द्दस इदारे हैं उनको आपने अपनी जाती खानदानी लड़ाई का जो अखाड़ा बना के रख दिया है। खान की तरफ क्यों गए मिडिल क्लास, क्यों गई? उसकी वजह यह है कि आपने जो उसके साथ 70 साल किया था उसका एक फितरी नतीजा था। खान साहब, मैं मानता हूं कि खान साहब के मंशूर में और जो कैपिटल फॉर्मेशन का उनका नजरिया है और जो उनके इकोनॉमिक मैंने उनके सामने बैठ के कहा, मैं इस वक्त तनकीद नहीं करनी चाहिए, वो मुश्किल में है और बिलावजह मुश्किल में है। वो उनको कानूनी तौर पर जो आप करें मगर हाई हैंडेडनेस ना करें। मगर ये बात मैंने कल भी की थी और आज भी करता हूं कि भाई आपका आज पूरी दुनिया रिसेशन में है, अमेरिका के डिफॉल्ट की बात हो रही है। अमेरिका को अगर पहली तारीख को जो उनकी पार्टी है रिपब्लिकन पार्टी, अगर उसने डेट सीलिंग ऊपर ना की तो अमेरिका डिफॉल्ट कर जाएगा। 1.7 ट्रिलियन डॉलर गालबन या 1.3 ट्रिलियन डॉलर उसे चाहिए। एक मुश्किल इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है दुनिया में, मगर इसमें आम आदमी की फिक्र नहीं करता। और रही इलेक्शन की बात, और यार आइन में तुमने खुद लिखा है ना, आइन में तो आर्टिकल 1 से लेकर 40 तक भी लिखा हुआ है, उसके हक हमें आज तक नहीं मिले। उसके नीचे प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी लिखा हुआ है। आर्टिकल 3 हमें नहीं मिलती कि डिस्क्रिमिनेशन ना करो। 38D नहीं हमें मिलती कि जिसमें रोटी कपड़ा और मकान का हमें हक दिया गया है वो सारा आप और आपके बच्चों के लिए है। और चलो यार वो तो हमें ना दो, तो आइन में तुमने लिखा था ना कि तुमने 90 दिन में इलेक्शन करवाने हैं तो करवा लो, या फिर एक आइन की शिकल ले आओ और कहो जी ये दो खानदान है, ये 5-5 साल के लिए हम भी हुकूमत करेंगे। इस तरह की बहुत सी दुनिया में मौजूद है। तो ये सारी कंट्राडिक्शंस हैं, मगर इस सारी लड़ाई में मैं आपसे एग्री करता हूं कि असल इशू आम आदमी की मैशियत का इशू है जो स्क्रीनों से भी हट जाता है और वो आपकी डिस्कशन से भी हट जाता है। जी, मुझे एक वक्फा लेना है सर, और यकीनी तौर पे ये बाय डिफॉल्ट नहीं है सर,
ये बाय डिजाइन हटाया जाता है। अदरवाइज आप और मैं बैठ के यहाँ पे आज इनकी ना हमारे पास स्टैट्स होते हैं, फरवा मैं आप जो है हम इनकी जो परफॉर्मेंस है उसको डिस्कस कर रहे होते, ना कि ये कि इन्होंने क्या किया, उसने क्या बयान दिया, वो कौन सी पार्टी छोड़ के कहाँ चला गया। एक वक्फा लेते हैं नाज़रीन, वक्फे के बाद हाजिर होंगे। वक्फे के बाद हाजिर हैं हमारे गेस्ट, मौजूद गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। हारून रशीद साहब का लिंक जो है वो वी लॉस्ट द लिंक, लेकिन दोबारा हमारे साथ वो हैं। सर आपका बहुत शुक्रिया, और काजी साहब का और फरवा आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, 9 मई के पुरतशद्दुद हंगामों और फौजी तनसीबात पर हमलों के बाद तहरीक इंसाफ के खिलाफ घेरा तंग होता दिखाई दे रहा है। तहरीक इंसाफ के पास ऑप्शंस कम रह गए। तहरीक इंसाफ के लिए इस वक्त जो है वो एक ऐसा प्रॉब्लम खड़ा हो गया है कि शायद उससे वो उसका निकलना बहुत जल्द मुमकिन ना हो पाए। हुकूमत और फौज ने शरपसंदों के खिलाफ तबले जंग बजा दिया है और लाहौर के कोर कमांडर हाउस में जलाओ घेराव करने वालों बलवाइयों के खिलाफ फौजी अदालतों में कार्रवाई शुरू हो गई। पंजाब में जहाँ पर ऐसे वाक़यात हुए, केपी में भी जहाँ पर ऐसे वाक़यात हुए, और कुछ वाक़यात सिंध में हुए हैं, वहाँ पर इस फैसले के मुताबिक अमल शुरू हो चुका है और इसमें किसी के साथ कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। जो इसमें मुलव्वस पाए गए कतन कोई रियायत नहीं की जाएगी, चाहे वज़ीर आज़म इस बारे में कहे या कोई और, क्योंकि अगर खुदा न खास्ता इसमें हमने तसाहुल से काम लिया, करार वाकई सज़ा न दी, तो अल्लाह न करे फिर पाकिस्तान को एक इर्रेपरेबल डैमेज पहुंच सकता है। आज इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने कमांडेंट ऑफिसर के सदा पर जिन्ना हाउस में घेराव, जलाओ और तोड़फोड़ के मुकदमे में मिलिट्री एक्ट के तहत कार्रवाई के लिए साबिक रुकन सूबाई असम्बली मियां उस्मान अकरम समेत 16 शरपसंदों को फौज के हवाले करने का हुक्म दे दिया है। कमांडेंट ऑफिसर के मुताबिक मुल्जिम ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के सेक्शन 3, 7 और 9 के तहत कसूरवार पाए गए हैं। अदालती फैसले के मुताबिक प्रोसिक्यूशन ने कमांडर की दरख्वास्त पर एतराज नहीं किया। अदालती फैसले में कहा गया है कि मुल्जिमों के खिलाफ आर्मी एक्ट 1952 के तहत ट्रायल हो सकता है। मुल्जिमों में अम्मार, जुहेब, अली इफ्तिखार, अली रजा, मोहम्मद अरसलान, मोहम्मद उमैर, मोहम्मद रहीम, ज़ियाउर रहमान, वक्कास अली, रईस अहमद, फैसल अरशद, मोहम्मद बिलाल, फ़हीम हैदर, अरजम जुनैद, मोहम्मद हाशिर खान। वक्फे के बाद हाजिर हैं। हम डिस्कस कर रहे थे कि यह सिलसिला कहाँ जाकर थमेगा, कहाँ जाकर रुकेगा। अभी एक बात चली रही थी नाज़रीन, तो ताज़ा खबर आई है, मलिका बुखारी साहिबा ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, उन्होंने अभी जब कॉन्फ्रेंस की है, बल्कि जब मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी है, और उन्होंने भी तहरीक इंसाफ छोड़ने का ऐलान कर दिया है। मैं इस पर बात करूँगा। ये वो लोग थे जो नज़रियात के तहत, मोटिवेशन के तहत आए थे जमात में, तो इन लोगों का चले जाना ये बड़ा अजीब गरीब अमर है। हारून रशीद साहब, सर मिलिट्री कोर्ट्स और ये इसके खिलाफ पिटिशन, सर किस कदर स्ट्रॉन्ग केस होगा मुखालिफ फरीक का जो मिलिट्री कोर्ट्स के जरिए ट्रायल नहीं चाहता सिविलियंस का? क्या ये डज इट फॉल अंडर द एम्बियंट ऑफ मिलिट्री लॉ व्हाटएवर हैपेंड ऑन 9th May? जी हारून साहब, मेरी आवाज आ रही है सर आपको? जी बीच में कट गई थी, अभी आ रही है। जी सर, डज इट व्हाटएवर हैपेंड ऑन 9th May, क्या वो मिलिट्री लॉ के जुमरे में आता है? और जो इसके खिलाफ पिटिशन दायर की गई है, अदालत को कलअदम करने को कहा गया है, किस कदर ये मजबूत दलील है उनके पास, किस कदर मजबूत केस है मुखालिफ जमात का, इमरान खान का? देखिए, ये तो मिलिट्री एक एक्ट है जो कि पार्लियामेंट ने पास किया हुआ है, और एक्ट में ये प्रोवाइडेड है कि जो भी मिलिट्री के से मुतल्लिका ऑफेंसेस होंगे उनका ट्रायल मिलिट्री एक्ट के मुताबिक आर्मी कोड में ट्रायल हो सकते हैं। और उसकी सेक्शन है 2D, जिसमें नंबर ऑफ ऑफेंसेस को डिफाइन किया गया है, जिसमें एक ऑफेंस जो है वो ये है कि आर्मी की इंस्टॉलेशन जो हैं अगर उनको कोई डैमेज करेगा या उनको नुकसान पहुंचाएगा तो उसका ट्रायल मिलिट्री कोर्ट के में ट्रायल उसका हो सकता है। अच्छा। तो इसलिए ये तो एक एक्ट है। अब अगर एक्ट में चेंज करनी है तो वो तो फिर पार्लियामेंट अमेंड करेगी, तो अदरवाइज होगा। फिलहाल तो अगर कानून देखा जाए तो अब आर्मी एक्ट के मुताबिक आर्मी का ये इख्तियार है कि वो ये ऑफेंसेस आर्मी कोर्ट में तो सर अगर सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह से पिटीशन दायर हो चुकी है, और अगर सुप्रीम कोर्ट हुक्म दे कि नहीं आर्मी एक्ट के तहत ट्रायल नहीं होगा, तो फिर वो बाउंडिंग होगा? मेरा नहीं ख्याल कि सुप्रीम कोर्ट, एक्ट चूंकि बना हुआ है और एक्ट में सुप्रीम कोर्ट तरमीम नहीं कर सकती,
अपनी कोई उसकी वजाहत कर सकती है सुप्रीम कोर्ट कि किस तरह होना चाहिए या किन ऑफेंसेस को, लेकिन अल्टीमेटली अगर देखा जाए तो ये आर्मी के पास इख्तियार है, उनको कोर्ट्स बनाने का इख्तियार है और जो ऑफेंसेस लगाए गए हैं उनको ट्रायल करने का इख्तियार आर्मी एक्ट में मौजूद है। इसीलिए उन्होंने आर्मी एक्ट के तहत उन लोगों को प्रोसीड करने का सोचा है जिन लोगों ने आर्मी की इंस्टॉलेशन को नुकसान पहुंचाया या शहदा के जो भी यादगारें थी उनको नुकसान पहुंचाया है, जिस तरह उन्होंने उनको फ़ोटो के पत्थर मारे और बाकी जिस तरह वो एक जंगी जहाज़ था उसको नुकसान पहुंचाया। तो ये सारे आर्मी से मुतल्लिक़ हैं। जो पीटीवी पेशावर है उससे मुतल्लिक़ा या जो प्राइवेट या निजी इमारतें हैं या गवर्नमेंट की इमारतें हैं उनको अगर दिया है तो वो सिविल कोर्ट्स में होंगे। अच्छा ठीक है। फरवा एक और विकेट गिर गई। अच्छा ये लफ्ज़ मुझे बड़ा बुरा लगता है, लेकिन जब 2018 के इलेक्शंस में नून लीग के लोग छोड़ के जा रहे थे या दीगर जमातों के, तो तहरीक इंसाफ वाले कहा करते थे विकेट गिर गई। अब विकेट ये भी इनकी भी गिर रही है, विकेट गिर रही है। ये अच्छा हो रहा है? डू यू थिंक ये पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए सेहतमंद है जो कुछ हो रहा है? आपको याद होगा अली भाई के इमरान खान साहब ने खुद जलसे में खड़े होकर कहा था कि मैं एक बॉल से 3 विकेटें गिराऊंगा। तो विकेट का लफ्ज तो इमरान खान साहब की इजाजत है। जाहिर है कि सियासत है और सियासत में मैदान जो है वो खेल का ही होता है। इसमें विकेटें गिरती भी हैं, जाती भी हैं। खान साहब की जो विकेट्स गिर रही है ना, इस पे ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा है। मुझे ये डाउट हो रहा है क्योंकि देखिए हम सहाफी हैं, हम तो एनालिसिस ही कर सकते हैं। मुझे ये डाउट हो रहा है कि क्योंकि हवा इस वक्त खान साहब के मुखालिफ समत में जा रही है, तो ये भी हो सकता है कि खान साहब की रजामंदी के साथ वो तमाम तर लोग जो खामोशी से जा रहे हैं वो कुछ अरसे के लिए पर्दे की उस तरफ चले जाएं और खान साहब को भी पता चल जाए कि कौन फयाजुल हसन चौहान जैसे लोग वहां पर मौजूद हैं, ताकि उनकी भी छांटी हो जाए। और बाय द टाइम जब भी इलेक्शन कॉल किए जाएं, ये भी हो सकता है सियासत, कभी सियासत पे कुछ भी हो सकता है, तो हो सकता है कि खान साहब को ये पुराने दरीना साथी वापस ज्वाइन कर लें, क्योंकि मुझे इनके किसी और पार्टी में जाने के आसार फिल वक्त बड़े चेहरों के नजर नहीं आते हैं। तो ये जो विकेटें गिरने का सिलसिला है, इसके पीछे 2 चीजें हो सकती हैं। एक मैंने एक्सप्लेन कर दी है कि मुझे ये लगता है, ये मेरी पर्सनल राय है या ऑब्जर्वेशन है, या मुझे लगता है कि इलेक्शन के करीब ये हो सकता है कि वापस वो लोग ज्वाइन कर ले पार्टी, क्योंकि इस वक्त मसला सिर्फ इलेक्शन है और खान साहब इलेक्शन चाहते हैं। दूसरी चीज ये हो सकती है कि चूंकि 9 मई को जो वाकयात हुए थे वो इंतहाई एक अफसोसनाक वाकया था जो मुल्क में रूनुमा हुआ था। हमने देखा है पहले भी जमातें एहतजाज करती रही हैं, पीडीएम के लोग एहतजाज करते रहे हैं। नवाज शरीफ साहब ने मुझे क्यों निकाला का बयानिया पूरा बनाया इस चीज पे था, मगर एक लिमिट थी ना। बेसिकली दैट वाज द रेड लाइन जो कभी क्रॉस नहीं की किसी जमात में। पीपल्स पार्टी की मिसाल ले लें, पीपल्स पार्टी के साथ क्या क्या जबर नहीं हुआ है, क्या क्या सोबतें नहीं सही हैं मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने या उनके पार्टी के दीगर लोगों ने, और नैप के थ्रू जिस तरीके से जदोकोप किया जाता रहा है पीपल्स पार्टी के नून लीग के लोगों को, कितनी देर तक ट्रायल चलते रहे हैं। और जाहिर है 12 सबूत उस टाइम पर उन्होंने पेश करना था जिस पर इल्जाम था, तो अब तो सिस्टम चेंज हो गया, अब तो जाहिर है कि अमेंडमेंट्स हो गई हैं। तो क्या क्या कुछ नहीं सहा, मगर कभी भी ये जानते बूझते हुए कि ये सब कुछ एस्टैब्लिशमेंट की इमा पर हो रहा है, जब वो पॉलिटिकल नहीं थे, कभी उन्होंने जीएचक्यू का रुख नहीं किया, कभी उन्होंने कोर कमांडर हाउस लाहौर या पेशावर या पिंडी जाने की जसारत नहीं की। क्योंकि देखिए सियासतदान वही होता है जो कभी अपने दरवाजे मुकम्मल तौर पे बंद नहीं करता है। और फरवा मुखालिफ के लिए भी एक दरवाजा खोल के रखता है ताकि वो उसको नेगोशिएशन टेबल पे ला सके। हारून रशीद साहब, ये एनालिसिस फरवा का था, आप मुझे अपनी कानूनी राय दीजिएगा कि क्या मिलिट्री कोर्ट्स को किसी शख्स को मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल करने के लिए उसका अंदर का कनेक्शन, विद इन दी आर्मी कनेक्शन होना जरूरी है? क्या उसको जो जुर्म का इर्तिकाब वो कर रहा था उसको विद इन दी आर्मी रैंक्स कोई सपोर्ट हासिल थी या नहीं? क्या ये एस्टैब्लिश होना जरूरी है, तभी जाके उसका ट्रायल मुमकिन हो पाएगा या वो सजा याफ्ता हो पाएगा? नहीं, इसका ज़रूरी नहीं है कि उसका कोई कनेक्शन आर्मी से हो या अंदर किसी के साथ तल्लक हो। इसका सिर्फ ये है कि अगर मिलिट्री की इंस्टॉलेशन को किसी प्राइवेट शख्स ने या जिसने भी नुकसान पहुंचाया उसका ट्रायल आर्मी एक्ट के मुताबिक आर्मी कोर्ट में हो। इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि उसका तल्लक हो आर्मी के साथ या किसी आर्मी के किसी भी शख्स के साथ। अच्छा ठीक है, बिल्कुल ठीक है। सईद काजी साहब, सर ये अगेन मलिका बुखारी का छोड़ के चले जाना,
और ऐसे हाल में छोड़ के चले जाना जब उनका लीडर जो है, और ये वो लोग हैं जो कस्में खाया करते थे, ज़मीन और आसमान के कलाबे मिलाया करते थे कि हम छोड़कर नहीं जाएंगे। रेत की दीवार साबित नहीं हुई पीटीआई इन कंपैरिजन। जैसे फरवा कह रही थी पीपल्स पार्टी पे कितना सख्त दौर आया, स्टार्टिंग फ्रॉम भुट्टो साहब, फिर पीएमएलएन पे मुशर्रफ दौर में कितना सख्त वक्त आया। ये स्ट्रेटजी लगती है आपको या वाकई कमजोर पड़ गए? देखिए, इसमें आपको फर्क समझना पड़ेगा। मैं आज की पीपल्स पार्टी की बात नहीं कर रहा। ये वो पीपल्स पार्टी थी जो कि देखें, अगर मैं इस्तिलाही एतबार से कहूं तो पैटी बुर्जुआ पार्टी है, फ्रांसीसी अगर मैं इस्तिलाह इस्तेमाल करूं, जो लोअर मिडिल क्लास की पार्टी है इमरान खान की। जो भुट्टो की ओरिजिनल पार्टी थी वो वर्किंग क्लास की पार्टी थी, लिहाजा वर्किंग क्लास ज्यादा मिलिटेंट होती है और मिडिल क्लास शायद उतनी ज्यादा, और मिडिल क्लास एजेंट ऑफ चेंज भी नहीं होती। मगर इमरान खान ने एक और काम किया है, इन लोगों के आने जाने से फर्क कोई नहीं पड़ता। बेसिकली इन 13 पार्टियों के इत्तेहाद का जो इलेक्शन से भागना है वो क्लियर एडमिशन है कि ये इलेक्ट्रल फ्रंट पे हार गए हैं और इमरान ने बड़ी हद तक अब आज की तारीख तक इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स खत्म कर दी है। खान अगर खंबे को भी इस वक्त टिकट देगा तो वो जीत जाएगा। और ये फरवा की बात मुझे भी लगती है कि मुमकिन है, क्योंकि ये कुछ खबरें सोशल मीडिया की खबरें नहीं बोलता अपने, हालांकि वो ज्यादा एतबार होगा कि खान साहब ने जो बयान दिया था कि इन लोगों से मुझे कोई गिला नहीं है क्योंकि ये जिस रिप्रेशन में है। और दूसरी बात यह है कि रिप्रेशन तो नहीं होना चाहिए, उनको कानून के मुताबिक रखें जिस तरीके से जो है वो आपने इशराफिया के लिए तो 5 स्टार जेलें बना के रखी हुई थी, अब बाहर से मेन्यू जाता था। नहीं, मर्सिडीज जाती है सर, सर मर्सिडीज जाती है लेने के लिए। मर्सिडीज तो वो चीफ जस्टिस साहब ने क्लियर कर दिया कि वो पुलिस और आईजी साहब ने उसका इंतजाम किया था। लेकिन मतलब जो मर्जी करें आप, लेकिन आपको ये भी याद है ना कि जो यहाँ पे बाकायदा स्टाफ होता था जब मियां साहब अंदर थे, तो मतलब यहाँ पे जो है वो डॉक्टर यहाँ से घर से खाने जाते थे, मेन्यू जाते थे। वी हैव सीन ऑल दैट, एसी लगे हुए थे, तो ये सारी जगह पे है। मगर मैं आपकी बुनियादी सवाल पे आता हूँ, क्योंकि ये पैटी बुर्जुआजी की पार्टी है। वो स्ट्रगल पीपल्स पार्टी में देखें, शाहिदा जबीन की हम बात करते हैं, साजिदा मीर की बात करते हैं, और बेशुमार मुझे वर्कर याद आते हैं जो बड़ा वैलियंटली लड़े। और वो तो मार्शल लॉ भी क्या था वो आप समझ नहीं सकते, आप तो शायद बहुत छोटे होंगे या शायद आपके बाद पहले से बात है, वो लड़े थे। मगर आज की पीपल्स पार्टी वो पार्टी नहीं है। आज की पीपल्स पार्टी आज की पीपल्स पार्टी जो है वो स्टेटस को की पार्टी है। आज की पीपल्स पार्टी ने अपनी वो विकेट छोड़ दी है, इसलिए खान जो है सर मैं पॉपुलैरिटी नहीं सर देखें अगेन ये अब हम इस पे बहस कर सकते हैं और इस पे थोड़ी सी और बहस करना बनती भी है। मुझे वक्फे का कहा जा रहा है, हमारे तमाम मौजूद मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, होते हैं इस वक्फे के बाद। वक्फे के बाद हाजिर हैं नाज़रीन, हमें हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं काजी सईद साहब, फरवा वहीद साहिबा और हारून रशीद साहब। हारून साहब, एक कानूनी सवाल आपके लिए सर, जियो फेंसिंग ने बता दिया कि फलां शख्स जो है वो उस मौका पे मौजूद था जहां पे कैंट में तोड़फोड़ हो रही थी, लेकिन कोई वीडियो मौजूद नहीं है। अब लोग गुजर भी रहे होते हैं, वो गुजरगाह भी है, लोग कोई जा रहा होगा, कोई आ रहा, किसी की दुकान होगी, कोई वैसे वहां पे खड़ा होगा, ये कैसे साबित होगा ये कुछ कर भी रहा था? क्योंकि हर शख्स की तो वीडियो नहीं बनी हुई, वो तो एमेच्योर वीडियोस हैं, लोगों ने मोबाइलों से बनाई हुई है अपनी, या सीसीटीवी कैमरे की वीडियोस हैं। जरूरी नहीं कि वो सीसीटीवी कैमरे में भी नजर आ रहा हो, मगर जियो फेंसिंग में वो वहां पे था इसलिए उठा लिया गया। तो सर क्या डिफेंस लेगा वो? लेकिन ये तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है। जियो फेंसिंग अगर होती है तो जिसके खिलाफ कोई एविडेंस होगी कि उसने कोई ऑफेंस कमिट किया है तो फिर उसी के खिलाफ होगा। अगर कोई ऐसा शख्स जो वैसे वहाँ पे खड़ा है या जिसके खिलाफ एविडेंस नहीं है तो कानून तो यही कहता है कि उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकती, या उसे इन्वेस्टिगेशन के में ये देखा जाए कि उसके खिलाफ कोई एविडेंस आती है तो फिर तो कनेक्ट करेंगे उसे, और अगर एविडेंस नहीं आती तो फिर वो डिस्चार्ज भी कर सकते हैं। एग्जांपल देता हूं आपको हारून साहब, अब ये जो वीडियो सामने आ रही हैं ये मोबाइल फोन से बनी है। अब ये वीडियो भी तो किसी बंदे नहीं बनाएंगे ना, वो बंदा भी उस वक्त वहीं पे मौजूद था जहां तोड़फोड़ हो रही थी। अब वो वीडियो बनाने वाले की नीयत कैसे परखी जाएगी कि जनाब ये सिर्फ डॉक्यूमेंट कर रहा था उसको या उनके साथ मिला हुआ था, ये पता कैसे चलेगा सर? नहीं, जिसने वीडियो बनाई है वो तो एक एविडेंस देगा उन लोगों के खिलाफ कि ये वीडियो मैंने बनाई है और ये लोग ये काम ये ऑफेंस कमिट कर रहे थे जिसकी मैंने एविडेंस बनाई है। ये तो उनके जो लोग एक्यूज्ड हैं ये उनके खिलाफ इस्तेमाल हो जाएगी।
ये उस बतौर विटनेस पेश हो जाएगा कि मैंने इस वीडियो अपने मोबाइल से ये वीडियो बनाई है और ये कुछ हो रहा था, और अगर वो ऑफेंस कमिट हो रहा था तो वो बतौर एविडेंस कोर्ट में भी पेश होगा, और पुलिस के पास या इन्वेस्टिगेटिंग अदारे जो हैं जब उसकी बयान लिखेंगे तो देखेंगे कि उसका अगर रोल क्या है। अगर रोल सिर्फ वीडियो बनाने वाला है तो वो तो फिर एक अदरवाइज है, उसे विटनेस बनाया जाएगा। अच्छा ठीक है। अच्छा काजी साहब मैं आपकी तरफ आता हूं सर, डू यू फाइंड एनी एंड टू दिस केओस? देखें, मैंने अभी ये अपने प्रोग्राम में से सीधा मैं आ रहा हूं, तो मैंने ये कहा था कि ये जैसे कहते हैं ना, मदर ऑफ ऑल क्राइसिस योर इकोनॉमिक क्राइसिस, और मुझे ये नहीं लगता कि इंतहाई नाअहल रूलिंग एलीट हम पे मुसल्लत है वो, और ये टाइम एंड अगेन हमने इनको देखा है। अब मुझे एक बात बताएं कि हम अगर इस मुल्क को देखें तो ये दुनिया का यानी जियोपॉलिटिकली और जियो स्ट्रेटेजिकली इंतहाई इसकी प्लेसमेंट देखे किसी मुल्क की नहीं है। यहाँ अगर मेरे पास आपके पास टाइम नहीं है, मैं आपको फिगर देना शुरू करूं कि हम कितने मेगावाट बिजली बना के पूरे रीजन में एक्सपोर्ट कर सकते हैं, यहाँ रेकोडेक में सोना कितना है, मगर ये इतने नालायक और नाअहल लोग हैं कि इंडिया जैसा मुल्क जिसमें इंतहाई करप्ट रूलिंग एलीट है वो भी $550 बिलियन का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व रख के बैठी हुई है, और आज वजीर खारजा खजाना हमारे कह गए हैं कि IMF भी हमें पैसे देने से इनकार कर गया है। चले शुक्र है, हमें IMF के बगैर जीना सिखा दें और ये कि मैशत चला दें तो हम सारी उम्र इनकी जो है इनको अपना लीडर मान लेंगे। तो मैं ये समझता हूं कि इस एंड का इसका कोई एंड नहीं है। और एक बात याद रखिएगा, यहां पे जो ड्राइविंग सीट है उस पे मैशत है और मैशत ही डिक्टेट करेगी, मैशत ही जो स्क्रिप्ट है उसका चलेगा और किसी का नहीं चलेगा। जी ठीक है फरवा, योर कॉल योर टेक, क्या अब इसका कोई एंड देख रही हैं आप? इसका एंड यही है कि एक तरह से जो कि बहुत पावरफुल पार्टी है उसको किसी तरीके से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया जाए। जब एक दफा कॉर्नर कर लिया जाएगा, रिस्ट्रिक्ट कर लिया जाएगा, तो उसके बाद यकीनन जो तमाम तर मौशी मसाइल है, क्योंकि ये तो खबर पहले से ही मौजूद थी कि IMF के पास नहीं जाया जाएगा और IMF नहीं मानेगा, तो उसके लिए जा रहा है कि हम रशिया की तरफ जा रहे हैं और चाइना भी हमारे इसमें साथ देगा, फिर मलेशिया एक नई राह नहीं खुल जाएगी पार्टियों को एलिमिनेट करने की, लोगों को माइनस करने की, ये तो सबके साथ होगा। ये पहले भी था लेकिन अब ये ज्यादा हो जाएगा। अगेन मैं वही बात करूंगी कि ये देखना पड़ेगा कि जब इलेक्शन कॉल होंगे, क्योंकि इलेक्शन 8 अक्टूबर को मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक तो नहीं होने वाले हैं, ये शायद 2024 में कहीं जाकर एडजस्ट कर लिए जाए, और उसके लिए जाहिर है कि मुल्क में इतनी क्योटिक सिचुएशन होनी चाहिए कि आपको दलील पेश करने के लिए भी कोई चीजें एविडेंसेस चाहिए कि भाई ये मसला है, हम नहीं करा सकते इलेक्शन। तो इलेक्शन तो मुझे होते हुए नजर नहीं आ रहे। जब इलेक्शन होते हुए नजर नहीं आ रहे तो फिर जो PDM की गवर्नमेंट बैठी हुई है 13 जमाती, ये जाहिर है कि कोई हल तलाश करेगी, और उनको चलाने वाले लाने वाले भी अब इनको चलाएंगे और हल तलाश करेंगे। लेकिन मैं जाते हुए एक शेर कहना चाहूंगी जो की सूरत हाल में अभी जालद साहब ने कहा था कि दुश्मनों ने जो दुश्मनी की है दोस्तों ने भी क्या कमी की है। तो मेरा ख्याल से ये सोचने की बात है कि दुश्मन तो दुश्मन, हमारे तो दोस्तों ने हमें ले डूबा है। तो आई थिंक इट्स टाइम टू रिकॉल एवरीथिंग एंड रियलाइज इंट्रोस्पेक्शन का टाइम है। फरवा बहुत बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला प्रोग्राम के लिए। काजी साहब आपका भी शुक्रिया, हारून साहब आपने वक्त दिया, सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम खाता है, मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।